अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल है पाकिस्तान का और मैं हूँ महवश अली। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक ख़बर से फिलफूर आपको आगाह करती चलूँ कि हमारी जो लेजेंड है, हमारा इस कौम का एक मतलब कामिल हस्ती हम जिसे कह सकते हैं, दुर्दाना भट्ट, जो कि आज इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई हैं। और ये एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है और ऑफ़ कोर्स कि ये हमारी इंडस्ट्री के लिए एक धचका है कि हमारी लेजेंड जो है वो अब हम में नहीं रही। और मेरे साथ मौजूद है सीनियर तजियाकार रिजवान अब्बास साहब। इनसे बात करते हैं, इनसे कुछ जानते हैं सवालों के जवाब। चूँकि बाज़ सवालों के जवाब होते नहीं है, बिकॉज़ सवाल है पाकिस्तान का, लेकिन फिर भी ज़ाहिरी तौर पे मैं पूछना चाहूँगी अपने मेहमान से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसा कि दुर्दाना भट्ट जो है वो इस दुनिया फ़ानी से आज कूच कर चुकी हैं, उनका आज इंतकाल हुआ है, तो सर आपको क्या लगता है कि हमारी पाकिस्तान इंडस्ट्री का, हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री या जो हमारे लेजेंड्स हैं, उनमें से एक एक करके हम देख रहे हैं कि मतलब सारे जाते जा रहे हैं, या ये कीमती नगीने जो हैं हम इन्हें खो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो आपको क्या लगता है, क्या ये हमारे लिए एक बड़ा नुकसान है? जी, पहली बात ये है कि दुर्दाना भट्ट जो है वो पाकिस्तान की एक बहुत लेजेंडरी अदाकारा थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रहेगी बात जाने की, तो ये दुनिया जो है फ़ानी है जी। हर वो शख्स जो यहाँ आया उसने यहाँ से जाना ही जाना है। तो मेन चीज़ ये होती है कि जो यहाँ पे रहा है उसने कैसा टाइम गुजारा है, उसके बारे में लोगों की क्या राय है। दुर्दाना भट्ट जो है, इन्होंने पीटीवी से अपना स्टार्ट किया था। ये उन सितारों में से हैं जिन्होंने पीटीवी को रौनक बख्शी। अच्छा। और पीटीवी के ऊपर आपको पता है पहले एक ही चैनल था पाकिस्तान का जो देखा जाता जी, था जी। और उसके ऊपर जो लोग शुरू के दिनों से काम कर रहे हैं उनमें से एक दुर्दाना भट्ट थी। और इनको जो फेम मिला था, जो इनकी वजह शोहरत बनी थी, वो एक ड्रामा था 50-50। सही। हाँ जी, कॉमेडी ड्रामा था। उस वक़्त ये अपनी नौइयत का एक ही ड्रामा था, एक प्रोग्राम था एंटरटेनमेंट का। और जो लोग उस वक़्त टीवी देखते थे तो वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये एक बड़ा वंडरफुल, बड़ा पावरफुल ड्रामा था। इसमें दुर्दाना भट्ट थी, इसमें जनाब उमर शरीफ साहब थे, इसमें मोइन अख्तर साहब थे, इसमें फिर इस्माइल तारा थे और बड़े खूबसूरत अदाकार थे इसमें थे। तो उसमें सर, मैं यहाँ आपको ज़रा सा मैं एक सवाल पूछना चाह रही थी कि जैसे अभी आपने बताया कि मतलब हमारे इतने मतलब लेजेंडरी स्टार्स हैं ये लोग, और अभी आप ये नाम भी ले रहे थे, उमर भट्ट हैं, मोइन अख्तर साहब या ये दुर्दाना भट्ट साहिबा जो हैं। सर, आपको क्या लगता है कि ये इतने कीमती सितारों के या इतने मतलब ये यूनिक पीपल दे वर, तो हमें आपको क्या लगता है कि हमारी जो जनरेशन है वो इनसे कुछ सीख पाई है, या हमारी जो जनरेशन है, हमारी मौजूदा नस्ल जो है, चाहे हम इंडस्ट्री की बात करें या आउट ऑफ द इंडस्ट्री बात करें, हमारे जनरेशन ने, हमारी नस्ल ने इनसे कुछ सीखा है? ऐसा है कि ये जितने मैंने नाम लिए हैं, ये हर बंदा इसमें जो है वो अपने अंदर एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है जी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन लोगों ने अपनी एक्टिंग से, अपनी बातों से, अपने लाइफस्टाइल से आने वाली नस्ल को बहुत कुछ सिखाया है जी सर। और इनके अंदर जो भी खुदादाद सलाहियतें थीं उन्होंने वो सलाहियतें ना कि ख़ुद इस्तेमाल की हैं, बल्कि अपनी आने वाली नई नस्ल में भी उसको ट्रांसफ़र किया है। अगर हम दुर्दाना भट्ट की बात करते हैं तो दुर्दाना भट्ट जो है एक रोशन चमकता सितारा थी। हर बंदा, वो लोग जो टीवी को, इंडस्ट्री को समझते हैं, उनको पता है कि ये कितनी कीमती थी इंडस्ट्री के लिए। और इंडस्ट्री के अलावा अगर दुर्दाना भट्ट की बात की जाए तो ये एक लेक्चरार थी, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में ये पढ़ाती थी, बिज़नेस एंड मैनेजमेंट और मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स को पढ़ाती थी। और मेरी आज ही इनके एक स्टूडेंट से बात हुई है इस्लामाबाद में, उन्होंने बताया कि ये बहुत ही लविंग, बहुत केयरिंग और मतलब बच्चों को ये ऐसे डील करती थी कि जैसे एक माँ अपने बच्चों को प्यार करती है। मतलब वो बताती हैं कि हम सर जब यूनिवर्सिटी में थे तो इवन हम लोग स्टूडेंट हैं, वो लेक्चरार हैं, हमारी टीचर हैं, सम टाइम अगर हम सलाम करना भूल जाते तो वो हमारे आगे खुद ही हाथ कर देती थी कि मतलब अस्सलाम वालेकुम। और बच्चियों को गले लगाना, उनका सर मुँह चूमना, इसी तरह जो बच्चे थे उनके इधर कंधे पे उनको थपथपी देना, उनको प्यार करना। ये समझ लें कि जिन्होंने भी दुर्दाना भट्ट को करीब से जाना है, करीब से देखा है, उनके लिए ये बड़ी सदमे की बात है
ये ऐसा ही है कि जैसे जो जो लोग इनको जानते हैं उनके लिए ये एक माँ का दर्जा रखती हैं, और उनके अंदर एक ऐसी ममता थी जो सबके लिए थी, बड़े के लिए, छोटे के लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए। तो नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक तो एज ए शख्सियत बहुत बड़ा लॉस हुआ है हमारा, दूसरा ये है कि ऐसे लेजेंडरी लोग बहुत कम होते हैं जो स्क्रीन के सामने भी बहुत खूबसूरत है और स्क्रीन के पीछे भी बहुत खूबसूरत है। जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। नाज़रीन, जैसे कि बीइंग अ मुस्लिम हम सब का एक कॉन्सेप्ट है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, और हर नफ्स ने जो है वो मौत का जायका चखना है, और इसी के अकॉर्डिंग जो है आज दुर्दाना साहिबा जो है वो हम में नहीं रही। नो डाउट कि एक हमारा बहुत बड़ा लॉस था, लेकिन रिजवान साहब आप ये देखिए कि हमें जैसे इनसे सीखने को काफ़ी कुछ मिला। जैसे भी आपने मेंशन किया था कि ये जो है वो एक लेक्चरार भी रह चुकी थी, तो इन जैसी पर्सनैलिटी के होते हुए, जैसे कि ये लेक्चरार भी चुकी थी, ये एक बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस भी थी, और अभी आपने मेंशन किया था कि 50-50 में इन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म का रोल प्ले किया था। तो मतलब हम जो है, हम जैसे लोग या हमारी जो आने वाली नस्ल है वो ऐसे लोगों से ज़्यादा सीख सकती है, या कि जो इनके मुकाबिल इंस्टीट्यूट्स होते हैं या कुछ और इस तरह के एक्टिंग के इदारे या कुछ और यूनिवर्सिटीज़ या हम किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करें, आपको क्या लगता है कि इन जैसी पर्सनैलिटीज़ से सीखना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है या कि किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से? इंस्टीट्यूट की एक अपनी वैल्यूज़ हैं जी, ठीक है, थ्योरी और इंस्टीट्यूट अपनी जगह है। एक चीज़ होती है प्रैक्टिकल। सही। प्रैक्टिकल दो जगह से आपको हासिल होता है, एक तो जब आप ख़ुद करते हैं तो वो प्रैक्टिकल होता है, और एक वो लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली लाइफ सारी स्पेंड की होती है, और आप जब उनके साथ बैठते हैं आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुर्दाना भट्ट जो है वो अपने अंदर एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट थी। उनके साथ बैठने से आप ये समझ लें कि आपको वो सब कुछ मिलता है जो एक अपने बेटे को अपनी माँ के साथ बैठने से मिलता है। जी बिल्कुल। तरबियत, कॉन्फिडेंस, उठने बैठने की तमीज़। अगर एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग कैसे करनी है, उसके साथ आपने कैसे इंसाफ करना है, और क्वालिटी ऑफ मटेरियल कैसे आपने पैदा करना है, कैसे जनरेट करना है कि लोग उसको देखें, उनको मज़ा भी आए, और वो कंटेंट्स ऐसे हों कि जब आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखें तो आपको उसमें कोई झिझक ना हो, बल्कि आप सब उसको एंजॉय करें। सही। उन्होंने इस तरह का काम किया हुआ है। दूसरी तरफ ये है कि इनका जो हम लोग अभी तक नहीं डिस्कस कर सके वो ये है कि इनकी जो मौत की वजह बनी है वो कोरोना वायरस थी, और कोरोना वायरस की वजह से इनकी डेथ हुई है। लेकिन अल्लाह पाक का हुक्म था, इनका इतना ही वक्त लिखा हुआ था, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि शी इज़ अ लेजेंडरी। ठीक। नाज़रीन, अभी रिजवान सर ने मेंशन किया कि जो दुर्दाना भट्ट थी, इन्हें जो है वो इनकी डेथ की वजह जो है वो कोरोना था। तो नो डाउट कि ये मतलब उम्र के आखिरी हिस्से में तो थी ही, लेकिन एक ऐसी मोहलक और ख़तरनाक बीमारी का इन पर अटैक हो जाना और फिर ये जो है चल बसी। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पाकिस्तान में जो है हम ये सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसी काली भीड़ें हैं जो कि वैक्सीन कार्ड, बल्कि कंप्यूटराइज्ड वैक्सीन कार्ड जो है वो सिर्फ चंद सिक्कों के एवज़ फ़रोख्त कर रहे हैं। वो हमारे पाकिस्तान के साथ, हमारे पाकिस्तान के लोगों के साथ वो ये चीट कर रहे हैं। तो इस हवाले से मैं रिजवान सर आपसे पूछना चाहूँगी कि ये मतलब किन के तहत इस तरह सारा कुछ हो रहा है, या हम किसको मुर्द इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं? देखिए, पहली बात ये है कि जब आपके मुल्क में कोई भी काम होता है, कोई डेवलपमेंट होती है या कोई मुसीबत आती है या किसी भी किस्म का आप डिसीजंस लेते हैं, एवरी सिंगल पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। ठीक है, आप इसमें सिर्फ गवर्नमेंट को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा दें या कुछ मखसूस लोगों को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा दें तो ये गलत है। इसमें हर बंदा ज़िम्मेदार है। आप कोरोना वायरस के हवाले से बात करें तो कोरोना के साथ हमने वही किया है, कोरोना वैक्सीनेशन के साथ हम लोगों ने वही किया है जो हमने पोलियो के साथ की है। जी। कैसे कि जब दुनिया में पोलियो आई है तो पाकिस्तान में भी पोलियो की वैक्सीनेशन आई है। दुनिया जहान से पोलियो ख़त्म हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी पोलियो अवेलेबल है, मतलब वैक्सीनेशन हो रही है, और यहाँ पे पोलियो के मरीज़ अभी भी हैं। तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तमाम तर मेहनत के बावजूद गवर्नमेंट इससे पहले जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं, बेशक वो अमरीत का दौर था या जमहूरियत का दौर था, हर बंदे ने पोलियो को बड़ा सीरियस लिया है। इस पर वो बहुत हाई लेवल की कंपेन्स हुई हैं, बड़ा पैसा खर्च हुआ है, बड़ी एड्स मिली हैं आपको। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी
पोलियो मौजूद है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हम लोग सेम यही काम हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, कोरोना के साथ। कोरोना की वैक्सीनेशन आपको फ्री में मिल रही है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको हर तरह की फैसिलिटी मिल रही है, बहुत आसान है कोरोना की वैक्सीनेशन लगवाना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मुआशरे में कुछ ऐसी काली भेड़ें हैं जिनके लिए जीना मरना, दीन ईमान सब कुछ पैसा है, ठीक है। अच्छा, इसकी मैं आपको ये चीज़ तो मैं बाद में बताऊंगा कि ये हो कैसे रहा है। अच्छा, लेकिन इसकी वजह से हमें क्या नुकसान हो रहा है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। जी ज़रूर, ठीक है। आप अरब कंट्रीज़ को देखें, अरब कंट्रीज़ में जो वहाँ के नेशनल्स हैं वो तकरीबन उन सबको वैक्सीनेशन लगा दी गई है, वो सारे वैक्सीनेटेड हैं, ठीक है। अरब कंट्रीज़ में आपको पता है GCC आते हैं और बाकी जो अरब कंट्रीज़ आते हैं, लेकिन स्पेशली GCC में सबको वैक्सीनेशन हो गई है। अच्छा, उसके बाद आप यूरोप में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, बरतानिया में चले जाएं और जितने तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं वहाँ सब हो चुकी है, चाइना में हो चुकी है, रशिया में हो चुकी है। तो ये वाहद पाकिस्तान और कुछ पाकिस्तान से मिलते जुलते जो कंट्री हैं, ये वाहद ऐसी इंटेलिजेंट कौम है कि जिसको पता है कि मतलब वैक्सीनेशन से क्या नुकसानात हैं और हमें इससे कैसे बचाव करना है। मतलब अगर आपको ये पता लगा है कि कोरोना फैल रहा है तो आपने स्टार्टिंग में 15-20 दिन महीना अपने आप को घर में बंद कर लिया है कि यार कहीं खुदा ना खास्ता इससे किसी की मौत ना वाक़या हो जाए, ठीक है। उस वक़्त लोगों ने SOPs का ख्याल नहीं किया, कुछ ने किया, कुछ ने नहीं किया। अब ये वही लोग हैं जो कहते थे जब मौत आई है जी रात कब्र ची वो बाहर नहीं आनी, ठीक है, ये एक डायलॉग चला था। अब ये वही लोग हैं जो वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे कि हम मर ना जाएं। तो ये सरासर मुनाफकत है कि एक तरफ आपको कहते हैं कि खैर है जब टाइम आना देखी जाएगी, लेकिन जब आपको वैक्सीनेशन के लिए कहा जाता है तो आप कहते हैं कि कहीं हमें कुछ हो ना जाए। सही। तो आई थिंक ये मेंटालिटी जो है इसको चेंज करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब दूसरी तरफ है कि इसमें लोग अपना कारोबार कैसे चला रहे हैं। वो कहते हैं ना धंधा गंदा है पर धंधा है, ये वो साहब है। सही। आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसका नुकसान ये हो रहा है कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान के बारे में ये सीरियसली सोचा जा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर ट्रैवल बैन लगा दिया जाए। कुछ कंट्रीज़ ने ऑलरेडी पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाल दिया हुआ है, जी बिल्कुल, ठीक है, और कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो इसको डालने की मतलब उसको सोच रहे हैं और कुछ कंट्रीज़ जो है वो इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान नॉन सीरियस एटीट्यूड रखता है इसी तरह का और अपने लोगों को वैक्सीनेशन की तरफ नहीं लेके आता तो हम उनके ऊपर 1 साल 2 साल या 3 साल की पाबंदी लगा देते हैं, ना कोई जाएगा ना कोई आएगा। सही। अब आप इसमें ये देखें कि कितना बड़ा नुकसान है कि वो लोग जो ऑलरेडी प्रदेश में बैठे हुए हैं वो अपने वतन वापस आएंगे तो वापस नहीं जा सकते, जी बिल्कुल। वो क्या करेंगे, वो बेचारे 3 साल के लिए वहाँ बाउंड हो जाएंगे। यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी वेकेशंस पे आए हुए हैं या जिनका प्लान आउट ऑफ कंट्री जाके रोज़गार कमाने का, वो बेचारे 3 साल के लिए यहाँ बाउंड हो जाएंगे। अच्छा, इस सारी चीज़ों के पीछे क्या है, कुछ मैं उनको जाहिल लोग कहूँगा, मैं उनको गद्दार कहूँगा, मैं उनको सफाक कहूँगा। वो लोग हैं जो ना पाकिस्तान का सोच रहे हैं ना पाकिस्तान के लोगों का सोच रहे हैं। आप यकीन जानिए अगर आपके ऊपर सफरी पाबंदियाँ लग जाती हैं आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट तबाह हो जाएगी, आपकी जो रेवेन्यू है वो हाफ से भी कम रह जाएगा और फिर यही वो लोग होंगे जो कहेंगे लो जी हुकूमत हमें मार दिया, डबो दिया, इन्होंने कुछ किया नहीं है। अब तीसरी चीज़ है कि जी हो कैसे रहा है, इस पर हम लोगों ने थोड़ी सी तहकीक की है, अपने कुछ दोस्तों से, कुछ जर्नलिस्ट भाइयों से सर्वे वगैरह किए, जी उनसे सर्वे नहीं, उनसे इंफॉर्मेशन ली है एज ए क्लाइंट बन के कि यार हम भी ये चाहते हैं कि हमारी वैक्सीनेशन ना हो तो कुछ शॉर्टकट तो बताएं। ये मार्केट में नंबर शेयर हो चुके हुए हैं, अगर इसको उनको पकड़ना हो तो ये बहुत आसान है, ठीक है। इसका तरीकाकार मैं इसलिए नहीं आपको बता रहा कि आप लोग इस तरीकाकार से अपने आप को बचाएं या इस तरीकाकार को आजमाएं। अच्छा, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये इस तरह से काला धंधा हो रहा है कि कुछ लोग नादरा में बैठे हुए हैं, कुछ आगे उनके एजेंट्स हैं, कोई लंबा चौड़ा प्लान नहीं है। आप उनसे बात करें जी कि मैंने वैक्सीनेशन नहीं लगवानी, मुझे आप नादरा में मेरा डाटा एंटर कर दें, क्योंकि आपको पता है जो वैक्सीनेशन कार्ड है वो नादरा ही बना के देगी जी। अच्छा, वो आपसे रेट क्या रखा हुआ है इन्होंने 1200-1500 आपसे लेंगे। लेट से आप हैं, आप जाके उनसे बोलें जी मैंने ना कार्ड में कार्ड बनवाना है लेकिन मैंने वैक्सीनेशन नहीं करवानी। वो आपसे पूछेंगे आप कौन सी वैक्सीनेशन का कार्ड बनवाना है, आप उनको किसी भी वैक्सीनेशन का नाम बता दें, वो आपके डाटा में वो एंट्री डाल देंगे
और फिर 20-22 दिन के बाद दोबारा उसकी एंट्री डालेंगे और जो रिकमेंडेड टाइम है उसके बाद आपको कार्ड मिल जाएगा, जबकि आपको वैक्सीनेशन ने छुआ भी नहीं है। सर ये यहाँ पे 3 डोज होती हैं, मतलब वो थोड़े थोड़े गैप के बाद लगानी पड़ती हैं, तो यहाँ पे भी आप मेंशन कर रहे थे कि एक के बाद दूसरी जो है उसके लिए टाइम पीरियड होता है, तो क्या तीनों डोज का नादरा ऐसे कार्ड इशू करती है? दो हैं। हाँ 2 है। सही। जो फाइज़र है ये दूसरी है, ये सिंगल डोज है, और जो चाइना से या दूसरे कंट्री से आ रही है ये 2 है। इसमें जो गैप है वो 22 दिन का है, जिनकी एज ज़्यादा है उनके लिए 40 दिन का, 80 दिन का, 60 दिन का गैप है, ठीक है, वो नादरा में सिस्टम बना हुआ है। लेकिन मसला ये है कि आपने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई और आपने 1500 के एवज़ अपने आप को बचा लिया। अच्छा, इसमें जो दूसरा एक अफसोसनाक कह लें या फ़नी तरीका है वो ये है कि आपको पता ऊपर कैमरास लगे हुए हैं, जब वैक्सीनेशन हो रही है कैमरे में उसकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, तो वो क्या करते हैं कि कैमरे के सामने वैक्सीनेशन जो इंजेक्शन है वो आपके शोल्डर के पास लाके उसको टेढ़ा करके ज़ाया कर देते हैं और वापस रख देते हैं, और कैमरे में ये नज़र आ रहा होता है कि आपकी वैक्सीनेशन हो गई है, ठीक है। उसमें जो इंजेक्शन लगाने वाला है वो भी मिला हुआ है, और जिसको इंजेक्शन लगना है उसने ऑलरेडी पेमेंट की हुई है। तो मतलब मुझे अफसोस होता है कि हमारे यहाँ ऐसी जहालत है, ऐसे कुंद जहन के लोग हैं जो अभी भी ये समझते हैं कि बाकी दुनिया में ये बात इतनी कौम से आनी है, इनको पता है कि वैक्सीनेशन के क्या नुकसानात हैं और क्या है क्या नहीं। सही, बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हम ब्रेक पर जा रहे हैं और इनके इन सवालों से मुझे मज़ीद भी कुछ सवाल पूछने, तो ब्रेक से वापसी पे इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले यही गुफ्तगू चल रही थी और मैं रिजवान सर आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अगर हम पिछली हुकूमतों की बात करते हैं तो जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है, पोलियो है, किसी भी हुकूमत ने, या अगर यूँ कहूँ कि हमारे लोगों ने इस किस्म की किसी भी बीमारी को सीरियस लिया ही नहीं है, और यही हाल हम कोरोना के साथ करें या वैक्सीनेशन को भी हम अभी तक सीरियस नहीं ले रहे। तो आपको क्या लगता है कि आपकी हुकूमत के बाद जो आने वाली हुकूमत है वो क्या इस चीज़ को ब्लेम कर सकती है कि हमारी पिछली हुकूमतों ने जो है ना वैक्सीनेशन पे किसी किस्म की कोई तासुरात दिखाए, ना कोरोना पे कोई कंट्रोल हुआ है? आपको क्या लगता है कि वो किसे मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे, या क्या हमारी हुकूमत जो है इसकी ज़िम्मेदारी लेती है? देखिए, पहली बात ये है कि हम किसी को भी ब्लेम गेम करने से पहले अपने आप को देखते हैं। एज ए नेशन वी आर नॉन सीरियस पीपल जी। हम किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लेते। जब डेंगू आया था तो लोगों ने इसको बिल्कुल सीरियस नहीं लिया, और वही मजाक, हंसी मजाक, वो जी ऐसी बातें बनी हैं, ये बस फलाने की अफवाह है जी, और ये जी यहूदियों की साजिश है, और ये वहाँ से आया और यहाँ से आया है। और यकीन जाने अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जब तक उस ख़ानदान में से किसी एक बंदे की डेथ नहीं होगी, उस ख़ानदान ने उसको सीरियस ही नहीं लिया जी। इसी तरह आप पोलियो की बात कर लें, जिस फैमिली में अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, जिस फैमिली में जब किसी बच्चे को पोलियो हुआ है तो उस पूरे ख़ानदान ने पोलियो को सीरियस लिया है। इसी तरह जब कोरोना आया, कोरोना आने के बाद जब स्टार्टिंग में लोगों को बोला गया कि SOPs का ख्याल रखें, ये ना करें, वो ना करें, आई रिमेंबर वेरी वेल कि कुछ लोग आते थे, ओ जी मिलाओ हाथ, कुछ नहीं होता, गल्ला बनिया ने, वो कुछ लोग थे वो स्पेशल जाके गले मिलना और हाथ मिलाना, एक दूसरे का सर मुँह चूमना, ओ जी ऐसे कुछ नहीं होता, ये है वो है। और ऐसे ही कुछ लोगों के अंदर से हम लोगों ने लोगों को तड़प तड़प के जान देते हुए देखा है। कुछ के घर से गए हैं, कुछ के ख़ानदान से गए हैं। आई थिंक आप हैं या मैं हूँ या बाकी जितने लोग हैं, हर फैमिली में एक आध ऐसा बंदा है जिसकी कोरोना से डेथ हुई है जी। बिल्कुल, कोरोना से डेथ होने के बाद लोगों ने इसको सीरियस लिया। तो हम लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम है हमारे अंदर कि जब तक हम लोग अपनी खुली आंखों से मुसीबत अपनी तरफ आते हुए ना देख लें, हम लोग उसको सीरियस ही नहीं लेते। ठीक है, अब आ जाती है बात गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ने शहबाज शरीफ के दौर में, शहबाज शरीफ साहब ने जो है डेंगू के ऊपर काफ़ी अच्छी मुहिम चलाई। लोगों को घर घर जाके बताया कि ये मीठे पानी का मच्छर है, आपने पानी इकट्ठा नहीं होने देना, ऐसे नहीं होने देना, वैसे नहीं होने देना। क्रिटिसाइज सब लोग करते हैं, ये गवर्नमेंट पिछली आएगी वो अगली को, और नहीं आने वाली इसको करेगी, क्रिटिसिज्म चलता रहता है। मेन चीज़ है कि एफ़र्ट की कि नहीं, एफ़र्ट की, हाँ जी की। उसके बाद क्या उसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए क्या गवर्नमेंट ने कोई न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स में या वैसे घर घर जाके इसकी अवेयरनेस दी? हाँ जी दी उन्होंने। एंड रिज़ल्ट क्या हुआ? लोग इसको सीरियस ही नहीं लेते। क्या ऐसा हुआ कि हमारे इलाके में मीठा पानी खड़ा नज़र आना बंद हो गया? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, हमें ये लगता है कि अगर हमारे घर से बाहर एक कूड़े का शापर गिर गया तो अब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हमारे घर से बाहर सड़क टूट गई है तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है।
हमारे घर के अंदर जब तक मुसीबत नहीं आती वो हमारी मुसीबत नहीं है, वो हमारा मसला भी नहीं है। हमारी वही मुसीबत है जो हमारे घर के अंदर है, जो हमारे घर के अंदर प्रॉब्लम है। सही। ये नॉन सीरियस किस्म की कौम है, सबकी बात नहीं कर लेकिन इनकी मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। सही। तो इसमें मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को मोर्द इल्ज़ाम ठहराना ठीक नहीं है। गवर्नमेंट तब मोर्द इल्ज़ाम ठहराती है कि सब लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और वैक्सीनेशन पूरी नहीं हो रही। सब लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, वहाँ रश ज़्यादा है और सहूलियात कम है। यहाँ उल्टा काम है, सहूलियात ज़्यादा है और रश कम है। तो वैक्सीनेशन को लेके मेरा नहीं ख्याल लोग इतने सीरियस हैं। जी ठीक है नाजरीन, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि अभी कल ही एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है हुकूमत की तरफ से और जिसमें बताया गया है कि मतलब सर्टेन काइंड ऑफ पीपल जो है वो वैक्सीनेशन नहीं लगवा सकते। तो रिजवान सर, आपको नहीं लगता इट्स टू लेट कि गवर्नमेंट को अब याद आया है जब आधी से ज़्यादा आवाम अंधाधुंध वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं और अब जो है एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है? और आप ये भी साथ साथ बताते जाइएगा कि वो कौन से लोग हैं या वो क्या सर्टेन कंडीशंस हैं जिनमें वैक्सीनेशन नहीं लगवाई जा सकती या नहीं लगवानी चाहिए? हाँ जी, अभी तक तकरीबन आधी से ज़्यादा आवाम ने तो नहीं लगवाई। मतलब कोशिश हमारी तो यही है कि सब लगवा लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 22 करोड़ आवाम में से अभी तक हार्डली 4 करोड़ लोगों ने अभी तक जो वैक्सीनेशन लगवाई है। 3 करोड़ जो है पिछले 2 वीक्स बिफोर 3 करोड़ की फिगर थी, तो अब तक 4 करोड़ हो गई होंगी जी। 4 करोड़ लोगों ने लगवाई है। और ये कॉमन प्रैक्टिस है कि जब भी आपको बीमारी आती है उसकी वैक्सीनेशन आती है, टाइमली उसके साथ उसके इफ़ेक्ट जो होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो सामने आते हैं, उसके बेनिफिट्स भी सामने आते हैं। तो हाँ, थोड़ा सा इसको आप कह सकते हैं कि ये इसमें थोड़ी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने इस पर शार्पली काम नहीं किया। लेकिन वंस दे गेट टू नो कि इसका क्या नुकसान है तो उन्होंने आपको इन्फॉर्म कर दी है। इसमें जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको मना किया गया है। अच्छा। और जिनके शीरख्वा बच्चे हैं और जो औरतें फीडिंग करवाती हैं उनको मना किया गया है। इस तरह जो हार्ट पेशेंट हैं, शुगर पेशेंट हैं, 80+ में हैं, इन सब लोगों को मना किया गया। अगर इन्होंने वैक्सीनेशन करवानी है तो पहले डॉक्टर से डिस्कशन करें, अगर डॉक्टर इनको परमिशन देते हैं। इसी तरह जो छोटे बच्चे हैं इनको भी मना किया गया है। तो आई थिंक इस पे गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जब भी कोई नई वैक्सीनेशन आती है तो उसके टाइमली उसके साथ साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो सामने आते हैं, तो इट्स ओके, कोई इतना वो ठीक है। रिजवान सर, आप ये भी बताते जाइएगा कि देखें अब कोरोना जो है ये बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हुआ था? आई थिंक ये हम सबको पता है कि चाइना से स्टार्ट हुआ था और अभी हम देखते हैं कि चाइना से स्प्रेड होता होता ये पूरी दुनिया में जा पहुंचा और पाकिस्तान के अलावा बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि इस वबा से अब पाक हो चुके हैं, या कह सकते हैं हम कि वहाँ पे इस तरह की अब कोई बीमारी नहीं है चूँकि वो सब वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। तो पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं और ये जिस तरह के जाली वैक्सीनेशन कार्ड जो हैं वो इशू हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आने वाले हालात में, आने वाले वक्त में पाकिस्तान का या हमारे पाकिस्तानियों का क्या हाल होगा, या मतलब इकॉनमी पे इनका क्या इफ़ेक्ट होगा? देखें, आप कोरोना को सीरियस नहीं ले रहे जी, आप दुनिया को सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन दुनिया कोरोना को बहुत सीरियस ले रही है जी। दुनिया आपको बहुत सीरियस ले रही है। सही। ठीक है, आपको किसी की परवाह नहीं है, आपको किसी की फ़िक्र नहीं है, लेकिन लोगों को आपकी बहुत परवाह है। लोग आपको बहुत सीरियस ले रहे हैं, इवन कि नेगेटिव वे में ले रहे हैं या पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, वो बात की बात है। जब आप कोरोना को सीरियस नहीं ले रहे, आप SOPs को सीरियस नहीं ले रहे, आप वैक्सीनेशन को सीरियस नहीं ले रहे, आप दुनिया को सीरियस नहीं ले रहे, फिर एक टाइम आएगा दुनिया आपको सीरियसली नहीं लेगी, आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, आप सेपरेट हो जाएंगे। फिर जब आपके ऊपर डिफरेंट तरह की सफरी पाबंदियाँ लग जाएंगी, आपके साथ इंपोर्ट, देखें आपकी कंट्री से जो चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं सही, फिर उसके ऊपर इनकी डिफरेंट डिमांड्स होंगी कि आप इनके ऊपर ये स्प्रे करें, ये क्वालिटी टेस्ट हैं, ये पास होने चाहिए। कुछ आपसे फिर भी ले लेंगे, कुछ आपसे फिर भी नहीं लेंगे जी, बिल्कुल। इसमें डेफिनेटली आपकी इकॉनमी जो है उसके ऊपर बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा। मतलब ये इस तरह का मसला है कि अगर आपकी सिम बंद हो रही है तो आप वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, और जब तक आपकी सिम बंद नहीं हो रही तो आप वैक्सीनेशन को सीरियस नहीं ले रहे। तो आप यहीं से देख लें कि हम कितने सीरियस हैं कि हमें सिम के बंद होने की टेंशन है, लेकिन हमें हमारे मुल्क की इकॉनमी तबाह होने की, हमारी एक्सपोर्ट बंद होने की, हमारी दुनिया से रवाबत बंद होने की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हमें इस चीज़ की बहुत फिक्र है कि यार हमारी सिम ना बंद हो। तो हमें आई थिंक गवर्नमेंट को इसमें मज़ीद अवेयरनेस प्रोग्राम लेके आने चाहिए और थोड़ी सख्ती करनी चाहिए। जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे उनको किसी भी किस्म की सहूलत देने से
गवर्नमेंट को इज्तनाब करना। सही जी, बिल्कुल। कोरोना की जब फर्स्ट वेव आई थी तो तब चूँकि ये पूरी दुनिया में एक पेंडेमिक सिचुएशन थी, मतलब आ गई थी। और अब जो है ये सिर्फ पाकिस्तान में, चूँकि ये एपिडेमिक सिचुएशन है अब, और इस तरह की सूरत हाल में अगर हम देखें तो हमारे कुछ नया टैलेंट, हमारे कुछ ऐसे बच्चे नौजवान जो कि किसी भी अपने एक मखसूस टैलेंट, किसी भी अपने एक छोटे से कारनामे की वजह से उनकी जो वीडियो है वो वायरल हो जाती है। इसी तरह का एक बच्चा है इमरान अब्बास, जिसकी अभी पिछले दिनों ढोल बजाते हुए वीडियो वायरल हुई है, जिसको न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सराहा गया है। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब भी कोई वीडियो, कोई टैलेंट, कोई इस तरह का नया फेस जो है वो सामने आता है, तो ये जो हमारे कुछ लोग हैं पाकिस्तानी कह लीजिए, हमारे जो कुछ इदारे हैं वो उनसे फ़ायदा उठाते हैं, उन्हें यूज़ करते हैं, और उसके बाद ये बच्चे, ये टैलेंट, ये कहाँ चले जाते हैं, कहाँ छुप जाते हैं, आखिर फिर लोग इन्हें क्यों नहीं सपोर्ट करते? देखिए हमारे मीडिया के अंदर ना एक भेड़ चाल है कि अगर आज मॉर्निंग शो आपका हिट हो गया है तो सारे टीवी चैनल्स के ऊपर ये लाजम हो गया कि उन्होंने मॉर्निंग शो करना है। ठीक है, एक टीवी चैनल के ऊपर अगर रमज़ान ट्रांसमिशन कामयाब हो गई है, लोगों ने उसको पसंद किया है, हर टीवी चैनल के ऊपर ये फ़र्ज़ हो गया कि उसने रमज़ान में अपनी ट्रांसमिशन पेश करनी है। अच्छा, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉपी पेस्ट काम हो रहा है। तो ये जो मीडिया के अंदर एक भेड़ चाल है, क्रिएटिविटी नहीं है। क्रिएटिविटी ना होने की वजह क्या है कि पढ़े लिखे लोग कम हैं। वही लोग हैं जिन्होंने इसने उससे काम सीखा, उसने उससे, वो उस्ताद शागिर्द वाला एक रिश्ता चल रहा है। क्रिएटिविटी है नहीं है, एजुकेशन है नहीं है, ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे लोगों को बताया जाए कि कैसे आइडियाज़ को क्रिएट किया जाता है, कैसी चीज़ों को सामने लेके आया जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक चाय वाला, आपको याद होगा कि एक चाय वाला आया तो जनाब एक धूम मच गई कि चाय वाला पता नहीं कौन आ गया है। फिर वो एक टीवी चैनल पे आया, बड़ा सीधा साधा जेंटलमैन और बड़ा कबायली इलाके से उसका ताल्लुक़ था और बड़ा सादा सा बंदा था। आपने उसको रंग बिरंगे कपड़े पहना दिए, उसका हेयर स्टाइल चेंज कर दिया, उसको अजीबोगरीब लड़कियों के साथ खड़ा कर दिया, उसको कैट वॉक करवा दी। अच्छा, अब ये एक ने कर लिया है तो दूसरे मॉर्निंग शो वाले ने तड़पना शुरू कर दिया है, यार उधर आ गया, मेरा नहीं आया तो मेरी रेटिंग कैसे बढ़ेगी। फिर ये उस पर गया 5, 6, 7, 8 टीवी चैनल्स पे फिरा, सब ने इसको कैश किया। सॉरी टू से, जस्ट लाइक अ टिश्यू पेपर, हर बंदे ने इसको अपने अपने मुताबिक यूज़ किया और बाद में इसको फेंक दिया। वो बंदा दोबारा जाके वहीं पे चाय बेच रहा है। ठीक है, इस तरह आपने एक रमज़ान ट्रांसमिशन में देखा है कि वो छोटा सा बच्चा है, मुझे उसका नाम नहीं आता, अली सर। हाँ, अली और उसका छोटा भाई उमर। हाँ, आप वो देखें, एक बच्चा, मासूम सा बच्चा, आपने उस बच्चे से उसकी मासूमियत लेके उसको शो के अंदर एक शो पीस बना के रख दिया हुआ है। हर ट्रांसमिशन में आप उसको बुला रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि बच्चों के साथ इस तरह करना है। फिर ढोल वाला है या चाय वाला है या पत्ती वाला है, या एक लिबर्टी में बच्चा था, वो जराबें बेच रहा था, यंग लड़का था, उसको मॉडल बना के पेश किया गया। समा ने, सॉरी मैं नाम नहीं लूँगा बाकी चैनल्स का, बहुत से चैनल्स ने उसको अपने पास बुलाया, उसको शो किया। अब वो बच्चा फिर वही जराबें बेच रहा है। तो ये हम लोग किसी को प्रमोट नहीं कर रहे, ये मुझे अपने चैनल की रेटिंग चाहिए, आपको अपने चैनल की रेटिंग चाहिए, उसके लिए हम किसी को भी किसी भी तरह से यूज़ करने से गुरेज़ नहीं करते। हम लोग किसी टैलेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम लोग किसी किस्म की अपनी जो नेशन है उसकी कोई खिदमत नहीं कर रहे। मुझे हर हाल में रेटिंग चाहिए, मुझे अपने चैनल को नंबर 1 बनाना है। उसमें मुझे पाकिस्तान का बुरा फेस दिखाना पड़े तो मैं दिखाऊंगा, उसमें मुझे किसी की कॉपी करनी पड़े तो मैं करूँगा, उसमें मुझे कितनी भी हद तक गिरना पड़े मैं गिरने को तैयार हूँ। उसमें मुझे वेस्टर्न कल्चर दिखाना है तो मैं दिखाऊंगा। क्यों? मेरी जो ज़िंदगी का मकसद है वो ये है कि मेरा चैनल नंबर 1 होना चाहिए। तो ये बच्चों के साथ ज़्यादती है। अगर आप बच्चों को स्टैंड अप देखें, एक बच्चा गली में था, जराबें बेच रहा था, एक बच्चा चाय बेच रहा था, आप उसको वहाँ से उठाया, उसको एक बड़े बड़े ख्वाब दिखाने के बाद आपने दोबारा उसको चाय की दुकान पे छोड़ दिया, दोबारा उसे कहा जा बेटा जाके जराबें बेच। तो ये इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं है कि जिस चीज़ का उसने टेस्ट नहीं लिया था, आपने उसको उसका टेस्ट दिया, उसको फेम दिया, उसको सारा कुछ चेक करवाने के बाद आपने दोबारा उसको वहाँ छोड़ दिया। ये मीडिया में ये जुल्म और ज़्यादती सबके साथ हो रही है, ऑडियंस के साथ भी, व्यूवर्स के साथ भी, काम करने वालों के साथ भी, विजिटर्स के साथ भी। ठीक, तो नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। चूँकि सवाल बहुत ज़्यादा है लेकिन जवाब फिलफूर लाजवाब हैं, इन सवालों का कोई जवाब नहीं है, फिर भी ये सवाल है पाकिस्तान का और सवाल है पाकिस्तान का ही रहेगा जब तक के जवाब नहीं मिल जाता। इसलिए अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।